तो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने चैनल से 2 सीरीजों को अपने सेकंड चैनल पर शिफ्ट कर दिया है, जिसमें से एक स्ले द गॉड है और दूसरी ओरिएंटल मार्शल अकेडमी। ये दोनों सीरीजें आप लोगों को अब वहीं पर ही मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो पहले हम लोग लास्ट एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मोशन अपने ग्रैंडपास की हेल्प लेता है, जिसके जरिए वो एम्परर की जान बचाना चाहता था। और वो ग्रैंडपास जब वहां पर जाते हैं तो ग्रैंडपा ब्लाइंड वो चुपके से उन दोनों ही मास्टर्स पर हमला कर देता है और ग्रैंडपा वांग चेन चोरी छुपे वहां से एम्परर की बॉडी को गायब कर देता है, जिस पर उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि एम्परर की बॉडी को कौन ले गया है। मगर मोशन उस बॉडी को देखने के बाद समझ जाता है कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए इसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। वो उसे फौरन से ग्रैनी सी के पास ले आता है, जहां पर वो ग्रैनी सी से कहता है कि आप अपनी क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज करते हुए इसकी सोल को सील कर दीजिए। और वो खुद मेडिसिनल हर्ब्स लेने के लिए फौरन से निकल जाता है और हम लोग अगले एपिसोड में देखते हैं ग्रैनी सी उसे अच्छी तरह से हील करने के लिए लगी हुई होती है, जबकि वहां पर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है और सूरज ढलने से पहले ही मोशन वहां पर वापस आ जाता है और अंदर आकर देखता है कि ग्रैनी सी ने एम्परर को अपनी क्रिएशन आर्ट टेक्निक के जरिए हील करने की पूरी कोशिश की हुई है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि ग्रैंडमा आप तो सच में लाजवाब हैं। मुझे लगता है आपने उसकी सोल के साथ उसके डिवाइन वोल्ट को भी अच्छी तरह से सील कर दिया होगा। मगर ग्रैनी सी उसे बताती है कि बदकिस्मती से ये टेक्निक इसकी बॉडी पर काम नहीं कर रही। फिलहाल हमने इसे टेम्पररी सप्रेस तो कर लिया है ताकि इसका डिवाइन वोल्ट वो कुछ हद तक स्टेबल रह सके, पर क्रिएशन आर्ट टेक्निक इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी और उसके बाद इसकी बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यूं समझ लो कि ये बंदा वैसे ही मरा हुआ है, हम लोग बिला वजह में इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर मोशन कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला, जब तक एम्परर की जान में आखिरी सांस बची हुई है तो मैं उस आखिरी सांस के जरिए भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर अचानक से एम्परर की बॉडी में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अचानक एक धमाके के साथ फटने वाला है, मगर यहाँ पर मोशन को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी वो अभी से ही ब्रेक होना शुरू हो गई है, यानी वो कुछ ही देर का मेहमान है। पर मोशन अच्छी तरह से जानता था कि एम्परर को हर हाल में बचाना है, अगर वो मर गया तो फिर उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वो फौरन से ग्रैनी सी से कहता है कि जल्दी कीजिए, मुझे सारी मेडिसिनल हर्ब्स तैयार करके दीजिए। ग्रैनी सी वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ मोशन वो अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और नीडल टेक्निक के जरिए ही उसकी बॉडी को अच्छी तरह से हील करते हुए उसके डिवाइन वोल्ट को दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश करता है। और उसकी बॉडी को हील करने के लिए वो ग्रैनी सी से वो मेडिसिनल हर्ब्स लेता है और कहता है कि मुझे ये सारी मेडिसिनल हर्ब इन एक्यूपंक्चर नीडल्स के जरिए ही इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। और इसके लिए वो उन नीडल्स को बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते हुए वो सारी मेडिसिन उसकी बॉडी तक पहुंचा देता है। ग्रैनी सी देख रही होती है कि मोशन वो हार मानने को तैयार नहीं है, मगर उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि ग्रैनी सी को अच्छी तरह से मालूम था अगर सूरज ढल गया और ली टानजिंग ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया तो शायद वो मोशन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो खुद फौरन से वहां से चली जाती है और मोशन को इसका जरा भी पता नहीं होता कि ग्रैनी सी वहां पर है भी या नहीं। वो अभी भी एम्परर को हील करने में बिजी होता है ताकि वो उसके डिवाइन वोल्ट को जल्द से जल्द ठीक कर सके, मगर यहाँ पर उसके पास मेडिसिन खत्म होने लगती हैं, जिस पर वो ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे कुछ और मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए। पर पीछे से कोई आवाज नहीं आती, जिस पर मोशन जब वो पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर ग्रैंडमा नहीं होती। उसे समझ में आ जाता है कि रात हो चुकी है और रात होने का मतलब ये है कि अब ग्रैंडमा वो ली टानजिंग बनने वाली है। अचानक से वहां पर तेज हवा चलना शुरू होती है, जिससे वहां मौजूद लैंप्स बुझ जाती है और फिर हमें वहां पर एक डेथ ऑरा आते हुए दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर गॉड वुड आने वाला है, पर असल में वो मोशन की अपनी ग्रैंडमा होती है, जो कि अब ली टानजिंग बन चुकी होती है। और वो उसे आवाज देते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे पुकार रहे थे क्या? और मोशन अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेता है कि ये उसकी ग्रैंडमा नहीं है, ये ली टानजिंग है, जो कि ग्रैंडमा के एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है। मोशन से कहती है कि बताओ तो सही कि एम्परर यानफेंग की कंडीशन कैसी है। तो मोशन उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम हमारे सेक्ट के मास्टर रह चुके हो, आखिर तुम ऐसी गिरी हुई हरकतें क्यों कर रहे हो? तो एल्डर ली टानजिंग कहता है कि सेक्ट मास्टर, मैं कोई सेक्ट मास्टर नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ और अब मेरा उस सेक्ट के साथ भी कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए अब मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका तुम्हारे साथ भी कोई लेना देना नहीं होगा, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम एम्परर यानफेंग की वो बॉडी मेरे हवाले कर दो। अब मैं खुद से जाकर एम्परर यानफेंग बनूंगा। पर यहाँ मोशेन दिल ही दिल में कहता है अगर एम्परर का ट्रीटमेंट वो बीच में रोक दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके एल्डर ली टानजिंग को यहाँ पर होल्ड करना होगा ताकि मैं एम्परर के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल सकूं। पर उसे ये मालूम नहीं था कि एल्डर ली टानजिंग की वीकनेस क्या है। अगर उसे वीकनेस का पता होगा तो वो उसके जरिए ही ली टानजिंग को सप्रेस कर पाएगा। पर क्योंकि उसे एल्डर ली टानजिंग की किसी भी वीकनेस का पता नहीं चल पाता तो वो उसके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर एल्डर ली टानजिंग वो जैसे ही करीब आ रहा होता है तो उसका ऑरा जैसे ही मोशन को हिट करता है तो मोशन को बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और वो कहता है कि अच्छा तो अब मुझे पता चला कि ग्रैंडमा का डिवाइन ब्रिज रियलम का ऑरा इतना खतरनाक है। उस ऑरा की वजह से ही मोशन बहुत ही मुश्किल से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा होता है। मगर उसे एक बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उसे अपना ट्रीटमेंट बीच में रोकना नहीं है। अगर उसने अपना ट्रीटमेंट बीच में रोक लिया तो शायद वो एल्डर ली टानजिंग के हाथों मारा भी जाएगा और ऊपर से एम्परर यानफेंग की भी मौत हो जाएगी। मगर यहाँ मोशन सोच में पड़ा होता है कि आखिर किस तरह उसे बातों में लगाऊं। मगर यहाँ पर एल्डर ली टानजिंग खुद से ही कहता है कि इस एम्परर की बॉडी मुझे दे दो, मैं अब एक एम्परर बनना चाहूंगा। ये कहने के साथ वो मोशन की तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उस पर जैसे अटैक करने वाला था तो अचानक से वहां पर हमें एक ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है और देखते ही देखते पूरे के पूरे रूम में हरियाली फैल जाती है। और एल्डर ली टानजिंग को वहां पर एक प्लम ब्लॉसम ट्री भी दिखाई देता है जिससे फ्लावर लीव्स नीचे गिर रहे होते हैं। ये सब नजारा देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये तो डिवाइन क्रिएशन आर्ट टेक्निक है। वो इस टेक्निक को पहली मर्तबा यूज होते हुए देख रहा था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और उसे अब उस टेक्निक को जानने में कुछ इंटरेस्ट आने लगा था, जिसकी वजह से वो मोशन से दूर हट जाता है और उसकी जान बख्श देता है। और फिर उससे कहता है कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आया कि तुम एलेक्सियर्स की जगह पर अर्थ ओरिजिन क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज कर रहे हो, यानी कि अर्थ की एनर्जी से तुम उसकी सोल को नॉरिश कर रहे हो। ये सच में कमाल की टेक्निक है, मगर मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम इतने ग्रेट क्रिएशन आर्ट टेक्निक को बिला वजह में ही एक बेकार आदमी को बचाने में जाया कर रहे हो। आज से पहले कभी भी किसी भी आदमी को इस टेक्निक का इतना बेकार यूज करते हुए नहीं देखा। तुम्हें एक हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर होने के नाते कम से कम अपने हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की तो लाज रख लेते। अब मोशन को यहाँ पर एक आइडिया मिल जाता है। वो कहता है कि शायद ली टानजिंग वो कल्टीवेशन और टेक्निक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है। उसे लगता है कि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ डीमंस के लिए यूज होनी चाहिए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मोशन अभी अपनी एक और टेक्निक को यूज करता है जिसे स्पिरिट आर्ट ऑफ क्रिएशन कहते हैं। ये देखकर ली टानजिंग कहता है तुम इसे भी गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम उसके अंदर मौजूद जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक बार में ही खत्म कर दोगे। सच में तुम अपनी पावर्स का सबसे बेकार यूज कर रहे हो। इस टेक्निक से तुम उसके अंदर की इलनेस से उसे खत्म तो कर दोगे, मगर इससे तुम्हें आगे चलकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एम्परर वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी कल्टीवेशन को यूज भी नहीं कर पाएगा और ऊपर से उसका डिवाइन वोल्ट वो तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। मगर मोशन उसे बातों में उलझाने के साथ साथ यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट भी जारी रखता है। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि एम्परर का ट्रीटमेंट बीच में नहीं रुकना चाहिए। वो ली टानजिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्पिरिट क्रिएशन आर्ट टेक्निक को सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज किया जा सकता है। इतने में वो लोग एम्परर की बॉडी के अंदर देखते हैं कि मोशन उसकी ब्रोकन सोल को पूरी तरह से रिपेयर करके उसे बिल्कुल पहले जैसा बना देता है, जिससे एम्परर की बॉडी वो कुछ हद तक स्टेबल हो जाती है। और ली टानजिंग ये देखकर काफी सरप्राइज था कि क्रिएशन आर्ट टेक्निक को इस मकसद के लिए भी यूज किया जा सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और वो दोबारा से ग्रेनी सी की तरह एक्टिंग करते हुए दिखावा करता है कि ये टेक्निक सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपनी जितनी भी हेवनली सोल नोरिशिंग टेक्निक है वो सारी की सारी अपनी बॉडी के बाहर से यूज की है। मुझे मालूम नहीं था कि इसे बॉडी के अंदर से भी यूज किया जा सकता है। वो मोशन के बारे में कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम
क्रिएशन आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी की बॉडी के अंदर से भी कोई चीज चुरा सकते हो। अगर तुम किसी के डिवाइन वोल्ट में जा सकते हो तो इसका मतलब है तुम उस डिवाइन वोल्ट से कोई भी चीज अपना सकते हो। मगर यहाँ पर मोशन अब भी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था, जिस पर ली टियानजिंग कहता है कि इस टेक्निक के जरिए तुमने न सिर्फ बॉडी को बल्कि उसकी सोल को भी काफी हद तक स्टेबल कर लिया है। और वो मोशन के बारे में सोचते हुए कहता है कि जिस तरह ये लड़का इतने लो लेवल में होकर इस तरह की टेक्निक्स को यूज कर पा रहा है, मुझे लगता है कि ये टेक्निक्स और ये कल्टीवेशन आगे चलकर इसे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देने वाली है। इसी तरह वो रात भर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और ली टियानजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब सुबह होने वाली है। जैसे ही सूरज निकलता है तो उसकी बॉडी को एक जोर का झटका लगता है और ग्रेनिसी दोबारा से अपनी बॉडी में वापस आना शुरू हो गई थी। ये देखकर एल्डर ली टियानजिंग को अब बात समझ में आती है कि मोशन ने जानबूझकर उसे उकसाया हुआ था ताकि वो पूरी रात निकाल सके। मगर वो जाते जाते मोशन से कहता है कि आज रात तो तुम बच गए, मगर अगली रात तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि रात तुम चाहे जितनी भी टेक्निक्स दिखा लो उनका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें मारने के लिए ही आऊंगा। तो वहां से जाते ही ग्रेनिसी दोबारा से होश में आ जाती है और उसे लगा कि शायद रात को मोशन को ली टियानजिंग ने हर्ट किया होगा। वो फौरन से मोशन के पास जाती है और उससे कहती है कहीं ली टियानजिंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। तो मोशन बताता है कि उसे क्रिएशन आर्ट टेक्निक में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, इसीलिए मैंने रात भर उसे क्रिएशन आर्ट टेक्निक में ही उलझाए रखा था। मगर अच्छी बात यह है कि एम्परर की लाइफ फोर्स वो कुछ हद तक रिकवर हो गई है और यहाँ पर एम्परर वो होश में आने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर मोशन उसके माथे पे लगी हुई वो नीडल निकालते हुए कहता है कि मैं इसकी बॉडी से हेवनली क्रिएशन आर्ट टेक्निक को रिलीज कर रहा हूँ। देखते हैं कि एम्परर की बॉडी वो कितनी देर तक क्रिएशन आर्ट टेक्निक के बगैर खुद को होल्ड कर सकती है। मगर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उस नीडल को निकालता है तो एम्परर की बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है, जिस पर वो लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर अचानक से वहां का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और एम्परर की बॉडी फिर से अनस्टेबल हो जाती है और देखते ही देखते वहां पर सोल कैचर गॉड वुडू आ जाता है। वुडू गॉड के वहां पे आते ही हम लोग उसकी लैंप को देखते हैं। वो सोल कैचिंग लैंप असल में यहाँ पर किसी की सोल को कैच करने के लिए आई होती है और सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन एम्परर की होती है, तो एम्परर की ही सोल उस लैंप की तरफ खींची चली जा रही होती है। ये देखते ही मोशन समझ जाता है कि गॉड वुडू उसकी सोल को लेने के लिए आया। ये देखते ही मोशन सोल समनिंग टेक्निक को यूज करके उस सोल को वापस से अपनी तरफ बुला लेता है और वो सोल दोबारा से एम्परर यानफेंग की बॉडी के अंदर चली जाती है और मोशन उसे सील करने के लिए दोबारा से क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उसकी सोल को दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर सील कर देता है। इस तरह वो लैंप वापस से वहां से चली जाती है। ग्रेनिसी ये देखकर काफी सरप्राइज होती है कि मोशन वो इन टेक्निक्स में काफी अच्छा हो चुका है। मगर मोशन कहता है कि एम्परर की बॉडी वो बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए मैं उसकी सोल को ज्यादा देर तक उसकी बॉडी के अंदर होल्ड नहीं कर सकता। मुझे लगता है कम से कम भी उसे 2 दिन और लगेंगे ताकि वो पूरी तरह से खुद को रिकवर कर ले। मगर 2 दिन यहाँ पर बहुत ही बड़े होंगे क्योंकि यहाँ ली टियानजिंग भी मौजूद है और उसके लिए सबसे बड़ा मसला ही वही है क्योंकि उसे रात गुजरना सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। वो डिसाइड करता है कि आज वो कुछ न्यू टेक्निक्स यूज करेगा जिसके जरिए वो एल्डर ली टियानजिंग को आज रात तक होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दिन भी गुजर जाता है और जब रात होती है तो दोबारा से एल्डर ली टियानजिंग अपीयर होता है और उसके अपीयर होने के साथ ही उसका डेथ ऑरा हर जगह फैल जाता है और वो बाहर से आते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर किन, आज रात तुम्हारी मौत की रात है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। अगर यहाँ पर एम्परर वो अब भी होश में होता है और वो कहता है कि आखिर ये किस तरह का डीमन है, इसकी आवाज से ही दिल बहकने लगा है। मगर एल्डर ली टियानजिंग अंदर आते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर किन, अगर तुम्हारे पास आज कुछ नया है तो फिर मुझे दिखाओ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आज रात मैं तुम्हें और एम्परर दोनों को मार दूंगा। इतना कहने के साथ वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर कुछ अजीब सा नजारा दिखाई देता है, जिस पर वो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि ऊपर उसे मोशन अपने एक स्टार लॉर्ड फॉर्म में दिखाई देता है, जिस पर वो काफी हैरान होकर कहता है कि ये तो एक अर्थ ओरिजिन टेक्निक है जिसे हेवनली डीमन स्क्रिप्चर के साथ नॉरिश किया जा सकता है। यानी कि ये लड़का अर्थ ओरिजिन टेक्निक को भी मास्टर कर चुका है, जिसके जरिए ये 5 एलिमेंट लॉर्ड फॉर्म्स को भी समन कर सकता है।
मगर उसे अब भी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जिससे यहाँ पर कुछ और भी नजारा देखने को मिलने वाला है। कुछ तो यहाँ पे अजीब जरूर है। मगर मोशन वहां पर उसे एक डेथ गेट दिखाता है जो कि असल में नेदर वर्ल्ड गेट होता है। ली जियांजिंग उसे पढ़ने की कोशिश करता है कि उस गेट के ऊपर लिखा क्या है, मगर उसे समझ में नहीं आता क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता। वो मोशन से पूछता है क्या ये अंडरवर्ल्ड की कोई हैंडराइटिंग है, जिस पर मोशन उससे कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अर्थ ओरिजिन टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से जानते ही नहीं हो। मगर एल्डर ली जियांजिंग दोबारा से ग्रेनी सी में कन्वर्ट होते हुए कहता है कि मैं डिमोनिक कल्ट से कम मास्टर रह चुका हूँ, भला मैं ये कैसे नहीं जानता होऊंगा। उसे ग्रेनी सी में कन्वर्ट होते देखकर मोशन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और वो एम्परर को हील करने के लिए फौरन से उसके करीब आकर अपनी एक थर्ड आई एक्टिवेट कर लेता है और उसे दिखाई देता है कि एम्परर की बॉडी के अंदर अब भी उन दोनों सेक्ट मास्टर के मूव्स बाकी हैं, यानी कि उन लोगों की केओस एनर्जी वो अब भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद रहकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। अगर वो उस केओस एनर्जी को वहां से हटा देता है तो एम्परर का डिवाइन वोल्ट वो इजीली रिकवर कर जाएगा। पर ऊपर से यहाँ पर एल्डर ली जियांजिंग भी मौजूद होता है और वो मोशन की थर्ड आई को देखकर काफी सरप्राइज होता है कि आखिर इस थर्ड आई के साथ तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा ये अर्थ लॉर्ड फॉर्म सच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकता। तो मोशन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो? अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम्हें मेरे साथ एम्परर यानफेंग की बॉडी के अंदर जाना होगा। वहां चलकर मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। पर ली जियांजिंग कहता है मैं उसकी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? पर मोशन अब भी उसे अपने जाल में फंसाता है और कहता है क्या तुम मेरे सीक्रेट के बारे में नहीं जानना चाहते, या फिर तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम लोगों को एम्परर की बॉडी के अंदर जाना कैसे है? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में हम लोगों को अपनी बॉडी का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा करना होगा। उसके लिए हमें हेवन मास्टर्ड सीडा टेक्निक को यूज करना होगा। इस तरह हम लोग अपने फिजिकल फॉर्म को बहुत ही छोटे साइज में कन्वर्ट कर देंगे। ये कहने के साथ वो उसे प्रैक्टिकली वो चीज करके भी दिखाता है और फिर एम्परर यानफेंग की बॉडी के अंदर जाने के बाद उसे कहता है कि अब ये मत कह देना कि तुम एक सेक्ट मास्टर होने के बावजूद भी ये टेक्निक नहीं जानते। ये बात अब उस बंदे को थोड़ा सा भड़का देती है। उसे अब थोड़ी सी बेइज्जती फील होने लगी थी, इसीलिए वो अब मोशन को अपनी टेक्निक्स दिखाने के लिए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता? मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। ये कहने के बाद वो भी उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक साथ मिलकर एम्परर यानफेंग की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर वो लोग एम्परर यानफेंग का डिवाइन वोल्ट देखते हैं। और मोशन कहता है कि एम्परर यानफेंग की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है कि जिससे उसका डिवाइन वोल्ट वो पूरी तरह से कोलैप्स करने वाला है। मगर वो ली जियांजिंग को लेकर फौरन से उसके एम्ब्रियो की तरफ चला जाता है, जहां पर उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। मगर वो ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा सोर्स के साथ फंसा हुआ होता है। ये देखने के बाद ली जियांजिंग कहता है अच्छा तो उस डाउस मास्टर ने अपना सोर्ड इंटेंट वो इसकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है और तुमने इन सारी की सारी सोर्ड्स को ग्रेनी सी के उस थ्रेड टेक्निक के जरिए सोर्ड्स को होल्ड करने के लिए यूज किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सोर्ड इंटेंट इसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से अपने आप को फैला क्यों नहीं पाया। असल में तुमने क्रिएशन आर्ट टेक्निक को यूज करके इसे पहले से ही सील कर दिया है। पर मोशन उसे कहता है क्या तुम इस सोर्ड इंटेंट को यहाँ से हटा सकते हो? जिस पर ली जियांजिंग कहता है मुझे इसे ऑर्डर मत दो। तो ये सुनते ही मोशन को समझ में आ जाता है कि ली जियांजिंग इस तरह तो उसकी हेल्प नहीं करेगा। वो उसे अपनी उसी अर्थ ओरिजिन टेक्निक के बारे में बता रहा होता है कि मैंने जो तुम्हें टेक्निक दिखाई थी वो टेक्निक असल में मैंने बाकी टेक्निक्स को यूनिफाई करके बनाई है, और क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी टेक्निक्स के बारे में बता दिया है तो इसका मतलब ये है कि तुमने हेवनली डिमोनिक सेक्ट के मास्टर से एक लेसन सीखा है और इसलिए अब तुम्हें सेक्ट मास्टर को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना होगा। अगर तुम मुझे इस टीचिंग के बदले में कुछ भी नहीं देना चाहते, ना तुम मेरी कोई हेल्प करना चाहते हो, तो भी मुझे कोई मसला नहीं। मैं वैसे भी सुबह होते ही ग्रैंड माँ से कह दूंगा, वो खुद मेरी हेल्प कर देंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर ली जियांजिंग मल्टी डायमेंशनल सील क्रिएट कर लेता है और उस मल्टी डायमेंशनल सील के जरिए वो उस पूरी की पूरी केओस एनर्जी को उस मल्टी डायमेंशनल स्पेस के अंदर लॉक करने की कोशिश करता है, जिससे वो सारी की सारी सोर्स वहां से गायब होकर उस मल्टी डायमेंशनल
टोटल स्पेस के अंदर चली जाती है। इस तरह वो ड्रैगन जो कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी सोर्स घुसी हुई थी, इस तरह अब वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगता है। मगर अब भी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। मगर जहां तक बात एम्परर के एम्ब्रियो की थी, वो अब बिल्कुल सेफ था। और ली टियानजिंग यहाँ पर इतराते हुए मोशन से कहता है, बताओ क्या तुम इस टेक्निक के बारे में जानते थे? तो मोशन कहता है, मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर डाउ सेक्ट मास्टर के इंटेंट को सील करने के लिए मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज मौजूद थी, जिसके जरिए मैं चाहता तो ये काम खुद से भी कर सकता था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मल्टी डायमेंशनल सील किस तरह काम करती है। ये कहने के साथ वो एल्डर ली टियानजिंग को सेम वैसे ही एक सील बनाकर भी दिखा देता है और कहता है, जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है उतनी ही मेरे पास भी है। पर एल्डर ली टियानजिंग कहता है, नॉलेज का होना काफी नहीं होता, ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये सुनकर मोशन उसे कहता है, तुम अब भी मुझे चैलेंज कर रहे हो। तुम जानते भी हो ना कि मैं अभी सेकंड लेवल के पीक पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं वो सारी टेक्निक्स यूज कर पा रहा हूँ जो कि तुम कर पा रहे हो। ये सब देखकर एल्डर ली टियानजिंग कहता है कि सच में इसके साथ मुकाबला करने का मजा ही अलग आएगा, क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखा रहा है। वो मोशन से कहता है कि ठीक है, हम लोग एक मुकाबला करते हैं। अगर तुमने मुझे नॉलेज में और उस टेक्निक्स को यूज करने में हरा दिया तो मैं तुम्हें एक रात दूंगा, तुम पूरी रात एंजॉय करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो मोशन कहता है कि ठीक है, तो फिर डील डन करते हैं। इतना कहने के बाद वो उसी डिवाइन वर्ल्ड के अंदर एक और लोकेशन के अंदर ले आता है और फिर दिले दिल में कहता है कि मुझे ओल्ड एंसेस्टर ने बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई है। ये कहने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर आप पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों को लॉर्ड ड्रूलाई की धर्मा फॉर्म्स दिखाई दे रही होती है। ये देखकर एल्डर ली टियानजिंग कहता है कि बस इतनी सी बात है, इन्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं। ये कहने के बाद वो वहां पर एक जेड क्रिम्सन लोटस क्रिएट कर लेता है और उसे मल्टीप्लाई कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जेड क्रिम्सन लोटस फौरन से हर एक बॉडी के नीचे जाता है और उसकी कार्मिक फायर इतनी खतरनाक होती है कि वो सारी के सारी धर्मा बॉडीज को जलाकर पूरी तरह से राख कर देती है। और एल्डर ली टियानजिंग मोशन से कहता है, बताओ क्या तुम इस टेक्निक के बारे में जानते हो? तो मोशन सेम वैसा ही एक क्रिम्सन जेड लोटस क्रिएट करता है और कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस टेक्निक को यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये क्रिम्सन लोटस तुम्हारे उस क्रिम्सन लोटस जितना ताकतवर ना हो, मगर मेरा ये क्रिम्सन लोटस तुम्हारे वाले क्रिम्सन लोटस के मुकाबले में फिर भी काफी बेहतर लग रहा है। एल्डर ली टियानजिंग देखता है कि इसके क्रिम्सन लोटस के अंदर जो फायर है वो कार्मिक फायर बिल्कुल प्योर है। उसे अच्छी तरह से पता चल जाता है कि अगर उन दोनों का कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल सेम होता तो मोशन बहुत ही आराम से उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा लोटस क्रिएट कर पाता और उसकी एनर्जी भी उससे कई गुना ज्यादा होती। और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो मोशन से एक एक करके उसकी टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करेगा। इस तरह वो उससे बहुत सारी न्यू टेक्निक्स सीख कर अपने कल्टीवेशन को थोड़ा सा और ग्रो कर पाएगा। इसीलिए वो मोशन से कहता है कि ठीक है, ये वाला कंपटीशन ड्रॉ करते हैं, ना तुम जीते ना मैं। ये कहने के बाद वो लोग उस बॉडी में और भी ज्यादा डीप में जाते हैं, जहां पर उन लोगों को दिखाई देता है कि डाउस मास्टर और लॉर्ड ड्रूलाई का एक और मूव अब भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जिस पर ली टियानजिंग उससे कहता है कि एम्परर यानफेंग की बॉडी लेयर बाय लेयर टूटती जा रही है और मुझे लगता है कि एम्परर के एम्ब्रियो को या फिर उसके डिवाइन वोल्ट को किसी भी तरह रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर तुम उसकी बॉडी को रिकवर कर लो, उसे तुम बचा भी लो, तब भी एम्परर यानफेंग एक जिंदा लाश की तरह ही बनकर रहेगा। तुम बिला वजह में ही इतनी ज्यादा मेहनत करके एम्परर को बचाना चाह रहे हो। पर मोशन उससे कहता है कि एल्डर ली, मैं जानता हूँ तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो सिर्फ मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। तो एल्डर ली टियानजिंग भी हंसते हुए कहता है कि हर कल्टीवेटर यही चाहता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाए और उसके लिए वो नई नई टेक्निक्स को सीखे और एक दिन वो एंसेस्टर्स के लेवल तक जा पहुंचे और एक दिन ऐसा आ जाए कि वो हेवन के अंडर में सबसे पावरफुल वॉरियर बन जाए। तो मोशन उससे कहता है कि मुझे एल्डर ने एक मर्तबा बताया था कि उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मदद की है। इसीलिए एक कल्टीवेटर को हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे अपने कल्टीवेशन को दूसरे लोगों के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। उम्मीद है कि एल्डर ने तुम्हें भी ये टीचिंग सिखाई होंगी। पर सेक्ट मास्टर ली कहता है कि जहां तक बात उस एल्डर की है, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करता था और ऊपर से
उसकी टीचिंग्स कभी भी मुझे समझ में नहीं आई। और ना ही मैं कोई सेक्ट मास्टर हूँ, ना ही मैं कोई सेज हूँ। उम्मीद है तुम्हें और उस एल्डर को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। पर मोशन उसे बताता है कि एल्डर ने यानकांग में अपना एक ऑफिस क्रिएट किया था और उन्होंने अपने सेक्ट के बिहाफ पर वहां पर बहुत लंबा टाइम काम किया है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि इंपीरियल सेक्ट मास्टर, और सिर्फ एल्डर ही नहीं बल्कि इंपीरियल मास्टर भी उसके साथ वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने सेक्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बना लिया है। शायद तुम कभी भी उनकी तरह नहीं बनना चाहोगे। और जहां तक बात मेरे हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट की है, तो उस सेक्ट को बचाने के लिए मुझे एम्परर यानफेंग को हर हाल में बचाना है। ये कहकर वो वहां मौजूद उस केओस एनर्जी को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर एल्डर ली टियानजिंग कहता है मैं हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर नहीं रहा, मगर जहां तक बात हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट को फायदा पहुंचाने की है, तो उसके लिए मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। तुम्हारा विजन और तुम्हारी टेक्निक सच में काफी ज्यादा डिसेंट है। आज रात मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम एम्परर को आज रात के लिए बचा सको। ये कहने के बाद ली टियानजिंग दोबारा से अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां पर मौजूद पूरी की पूरी केओस एनर्जी को खत्म करता है और साथ में वो धर्म बॉडीज भी पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, जिस पर मोशन हल्का सा स्माइल करता है जैसे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया हो। और उसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।